नमस्कार, गिरीश गुप्ता के चैनल में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे एक बहुत ही शानदार पब्लिक सेक्टर कंपनी की। कंपनी का नाम है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड या GAIL गेल, और ये भारत की लार्जेस्ट नेचुरल गैस ट्रांसमिशन कंपनी है। और जैसा आप जानते हैं ये एक PSU भी है, सेंट्रल PSU। तो आज के वीडियो में हम इस कंपनी के बिज़नेस मॉडल का अध्ययन करेंगे, और इस कंपनी के बिज़नेस मॉडल के अध्ययन करने का अनुरोध हमें चिराग डांगरा साहब से प्राप्त हुआ है। और इस वीडियो में हम पहले गैस सेक्टर के बारे में समझेंगे। थोड़ी केमिस्ट्री और फिज़िक्स इसमें इन्वॉल्व है, लेकिन हमेशा की तरह हम आसान भाषा में हर चीज़ समझाने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ गेल के काम के बारे में, बिजनेस सेगमेंट्स के बारे में, एग्जैक्टली किस तरीके से रेवेन्यू जनरेट करती उसके बारे में, स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में, और इसके वैल्यूएशन के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। तो पहले जान लेते हैं नेचुरल गैस के बारे में कि नेचुरल गैस क्या होती है, इसके कितने तरीके के फॉर्म्स होते हैं। तो देखिए, नेचुरल गैस जो है, जो कोयला हुआ या क्रूड ऑयल हुआ, पेट्रोल, डीजल जिससे निकलता है, तो वो सब फॉसिल फ्यूल्स हैं। और ऐसे ही जो नेचुरल गैस है वो भी एक फॉसिल फ्यूल है। अब ये या तो इंडिपेंडेंटली ऑयल एंड गैस फील्ड्स में इंडिपेंडेंटली गैस के भंडार होते हैं, या ये क्रूड ऑयल का जब एक्सप्लोरेशन हो रहा होता है, जब क्रूड ऑयल निकल रहा होता है तो उसके साथ निकलती है। तो ये जो नेचुरल गैस अगर साथ निकलती है क्रूड ऑयल के साथ तो उसे एसोसिएटेड गैस बोलते हैं। और अगर वो इंडिपेंडेंटली किसी गैस फील्ड से निकल रही होती है तो उसको नॉन एसोसिएटेड गैस बोलती हैं। कोई वैसे मेजर कुछ इनमें फ़र्क नहीं है। दूसरी बात ये, इसका कंपोजिशन जान लेते हैं। देखिए, इसके कंपोजिशन में बेसिकली जो होता है वो मीथेन होती है। वो 70 से 90% तक मीथेन होती है। मीथेन एक टाइप की गैस होती है जो ओडरलेस, मतलब जिसमें कोई गंध नहीं होती और जो कलर उसका कोई नहीं होता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा ज्वलनशील होती है, और जिसके कारण इसको फ्यूल के काम में लिया जाता है। तो पहली गैस रही जो 70 से 90% मीथेन, इसके बाद में ईथेन, उसके बाद प्रोपेन, उसके बाद ब्यूटेन, और थोड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और H2S गैस। अब आप सिर्फ मीथेन नाम याद रखिए, क्योंकि मीथेन जो है ना, इसका सबसे बड़ा कंपोनेंट है। और बाकी इसको आप मीथेन को C1 मान लीजिए, जो टेक्निकल टर्मिनोलॉजी में या कॉमर्शियल टर्मिनोलॉजी में इसे C1 बोलते हैं मीथेन को। इसका कारण क्या है, जिन्होंने केमिस्ट्री पढ़ी हो वो तो समझ ही गए होंगे। बाकी अगर आपने नहीं पढ़ी हो तो बहुत ज़्यादा इसको समझने की आवश्यकता नहीं है। तो मीथेन C1, ईथेन C2, प्रोपेन C3 और ब्यूटेन जो है वो C4। आप ऐसे समझ लीजिए 4 तरह की मेन गैसेस होती हैं, और जिनका इस्तेमाल अलग अलग कमर्शियल एप्लीकेशंस में होता है। अब जान लेते हैं इस नेचुरल गैस की इम्पोर्टेंस के बारे में, कि ये जो नेचुरल गैस है ये एनर्जी ट्रांजिशन में, यानी कि हम मूव जब कर रहे हैं फॉसिल फ्यूल कंप्लीट, जो बहुत ज़्यादा पॉल्यूटिंग फॉसिल फ्यूल्स हैं उनसे जब हम मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स रिन्यूएबल जो नॉन पॉल्यूटिंग है, तो उसके बीच की कड़ी ना तो ज़्यादा पॉल्यूशन करती है ना कम पॉल्यूशन करती है। फिर इसके फॉर्म्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये कितने तरह के फॉर्म्स में आती है। तो पहली चीज़ है वो है LNG। तो जो आपने कंपनी का नाम सुना होगा, पेट्रोनेट LNG। तो LNG है लिक्विफाइड नेचुरल गैस। अब ये लिक्विफाइड नेचुरल गैस क्यों, इसका कारण ये है कि ये जो गैस का जो वॉल्यूम होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। अब इनको जब ट्रांसपोर्ट करने की आवश्यकता होती है तो या तो आप पाइप से ट्रांसपोर्ट करें, तो पाइप के थ्रू ट्रांसपोर्ट करें, या फिर आप इनको जो है टैंकर में ट्रांसपोर्ट करें, सी के थ्रू, जो है बड़े बड़े जो टैंकर आते हैं उनके थ्रू, तो उनको क्रायोजेनिक टैंकर्स बोलते हैं। तो अगर आपको टैंकर्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट करना है तो आपको बड़ी क्वांटिटी जो है ना गैस की वो रिक्वायर्ड होती है, ताकि वो इकोनॉमिकली एक जगह से जहाँ प्रोड्यूस हो रहा है वहाँ से जहाँ कंज्यूम हो रहा है वहाँ तक पहुँच सके। तो इसके लिए इसको क्या करते हैं, -160 डिग्री टेम्परेचर पर ठंडा कर देते हैं। और ठंडा करने से इसको होता ये है कि ये लिक्विड में बदल जाता है। अब जब आप शिप से उसको लेकर आए, जैसे मान लीजिए कतार में प्रोड्यूस हुआ और भारत में आप उसको लेकर आए, टैंकर के थ्रू, शिप के थ्रू आप लेकर आए, भारत में उतारा। अब भारत में एक पोर्ट पर वो उतरेगा। उतरने के बाद अब आप उसको या तो ट्रक्स के थ्रू, जहाँ पर आपको पर्टिकुलर जगह है उसको यूज़ करना है किसी इंडस्ट्री में, वहाँ तक लेके जाएं। और जो दूसरा तरीका है वो ये है कि उसको वापस मैं ना गैस में कन्वर्ट कर दूँ। तो अगर रीगैसिफाइड, अगर मैं उसको रीगैसिफाई कर दूं, वापस उसको गैस में कन्वर्ट कर दूं, तो इस लिक्विड नेचुरल गैस को यानी LNG को मैं रीगैसिफाई कर दूं पोर्ट पर, तो उसको रीगैसिफाइड LNG बोलते हैं।
तो ये रहा उसका रीगैसिफिकेशन। अब जो तीसरा तरीके का है वो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो इस नेचुरल गैस को अगर मैं कंप्रेस कर दूं, ज़्यादा दबाव उसके ऊपर डाल दूं, तो उसमें जो एनर्जी डेंसिटी है वो बढ़ जाती है। एनर्जी डेंसिटी का मतलब ये हुआ कि छोटे वॉल्यूम में अगर कंप्रेस कर दिया जाए, थोड़ा साइंस इन्वॉल्व है, लेकिन आप ये समझ लीजिए, उसको अगर मैं दबाव बहुत ज़्यादा डाल दूं, उसको एक बहुत ज़्यादा टाइट कंटेनर में बंद कर दूं, तो वो एक तरीके से उसमें जो पावर पैदा होती है, उसमें जो टेम्परेचर पैदा होता है, वो इतना सफिशिएंट होता है कि उससे हम ऑटोमोबाइल वगैरह जो है ना उनको रन कर सकें। तो वो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस हुई। और इसी गैस को अगर हम पाइप्स के थ्रू कम प्रेशर पे भेज दें, तो आपके और हमारे घरों में या इंडस्ट्री में जो पाइप नेचुरल गैस आती है, तो उसको पीएनजी बोलते हैं। इनके यूजेस की मैं बात करूं तो 2 यूजेस तो बिल्कुल क्लियर आपने समझ ही लिए कि एक तो हम कुकिंग गैस टाइप की जो गैस है पीएनजी के फॉर्म में वो इस्तेमाल करते हैं, या उसको इंडस्ट्री में हम काम में ले लें हीटिंग के लिए। दूसरा जो यूज़ हुआ वो यूज़ हुआ सीएनजी के फॉर्म में, तो सीएनजी में हम गाड़ियाँ वगैरह चला लेते हैं उसके थ्रू। और जो तीसरा यूज़ है इसका वो है नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र में, जैसे यूरिया टाइप के जो फर्टिलाइज़र हुए, तो यूरिया प्लांट्स के लिए या फर्टिलाइज़र प्लांट्स के लिए ये नेचुरल गैस की अति आवश्यक सप्लाई है वो अति आवश्यक होती है। फिर जो चौथा होता है वो होता है पावर प्लांट्स में। तो पावर प्लांट्स में क्या करते हैं कि इन नेचुरल गैस के थ्रू हम टरबाइन को चलाते हैं, यानी नेचुरल गैस को बर्न करते हैं। बर्न करने के बाद होता ये उसमें बहुत ज़्यादा हॉट गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, और उन हॉट गैसेस को से हम टरबाइन मूव करते हैं, और टरबाइन मूव करने के बाद वो उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो गैस पावर प्लांट, गैस बेस्ड जो पावर प्लांट्स होते हैं, वहाँ पर भी नेचुरल गैस की आवश्यकता होती है। तो ये ब्रॉडली 4-5 यूजेस नेचुरल गैस के हो गए। अब जो वर्ल्ड में मेजर जो गैस रिजर्व जिन कंट्रीज़ के पास हैं, उनमें यूएई है, कतर है, ईरान है, सऊदी अरेबिया है, इसके बाद ऑस्ट्रेलिया है, अल्जीरिया है। तो ये सारे कंट्रीज़ जो है ना ये एक्सपोर्ट में भी हैं और इनके पास बड़े रिजर्व्स भी हैं। जो भारत की बात करें तो भारत में जितना कंजम्पशन होता है नेचुरल गैस का, उसका केवल 50% ही अभी तक प्रोड्यूस हो पा रहा है, और बाकी 50% नेचुरल गैस को बाहर से इंपोर्ट किया जाता है। अब समझ लेते हैं आखिर गेल का फॉर्मेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया ही क्यों। तो देखिए 1974 से पहले ना तो भारत में बहुत ज़्यादा नेचुरल गैस प्रोड्यूस होती थी और ना ही वो कंज्यूम होती थी, यानी इंपोर्ट भी नहीं होती थी, ना भारत में प्रोड्यूस होती थी। और जब ये दोनों चीज़ें नहीं है तो कंजम्पशन होने का तो सवाल ही नहीं है। फिर क्या हुआ कि 1974 में बॉम्बे हाई में ओएनजीसी को बहुत बड़ी जो नेचुरल गैस की डिस्कवरी हुई, और उसके बाद जो भारत का वेस्टर्न कोस्ट है वहाँ पर भी 77 से 84 तक बहुत ज़्यादा गैस की डिस्कवरी हुई। तो वहाँ पर गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि भाई अब इस जो गैस है इसको कैसे न कैसे प्रॉपरली देश के हित में इस्तेमाल किया जाए। समस्या क्या थी कि उसके यूजेस तो मालूम थे, लेकिन इस गैस को जहाँ प्रोडक्शन हो रहा है, कोस्ट पे प्रोडक्शन हो रहा है या बॉम्बे हाई में प्रोडक्शन हो रहा है, तो उसको फर्टिलाइज़र प्लांट्स के लिए जहाँ पर मैं नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र बना सकूँ वहाँ तक भेजा कैसे जाए। तो एक प्रॉब्लम तो ये थी। दूसरी चीज़ ये कि गैस बेस्ड पावर प्लांट लगाने के लिए भी इस गैस की आवश्यकता थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक्सपर्ट्स ने ये सुझाव दिया कि ये जो हमारे पास गैस के भंडार हैं, अगर इनसे मैक्सिमम इकोनॉमिक रिटर्न्स हमें जनरेट करने हैं तो हमें इनमें से इस गैस को फर्दर प्रोसेस करना पड़ेगा, और इसमें से कुछ जो हाई वैल्यू एडेड वाले फ्रैक्शंस हैं, कुछ और पार्ट्स हैं, इनको निकाल लेना पड़ेगा। और जो बाकी गैस जिसको लीन गैस बोलते हैं, मतलब रिच कंपोनेंट निकल गया, उसके बाद जो बाकी गैस है उसको फर्टिलाइज़र के लिए और कुकिंग के लिए और पावर प्लांट्स के लिए भेज दिया जाए। तो इन सब उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए एक नेशनल ग्रिड ऑफ पाइपलाइन नेचुरल गैस के लिए ये बिछाने की आवश्यकता महसूस की गई, और इसीलिए 1984 में भारत में गैस पाइपलाइन का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए गेल की स्थापना की गई। और जो पहली पाइपलाइन जो इन्होंने बिछाई वो हज़ीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन थी, जो इन्होंने समय से पहले 1988 में पूरी कर दी। अब 16,420 किलोमीटर की पाइपलाइंस, ऑपरेटिंग पाइपलाइंस इनके पास हैं, और देश की टोटल पाइपलाइंस की लेंथ का 70% गेल के पास है।
अब जब आपने ये फ्रेमवर्क समझ लिया तो अब इनके बिजनेस सेगमेंट को समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। पहला जो इनका सेगमेंट है बिजनेस सेगमेंट वो है नेचुरल गैस ट्रांसमिशन, दूसरा सेगमेंट है वो नेचुरल गैस मार्केटिंग, तीसरा जो इनका सेगमेंट है वो है पेट्रोकेम, और जो चौथा इनका सेगमेंट है वो है सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन। और इसके अलावा छोटे मोटे कई सेगमेंट्स और हैं जिनके बारे में मैं आगे डिस्कस करूंगा। तो पहला सेगमेंट जो इनका है वो है नेचुरल गैस ट्रांसमिशन। तो ये जिन्होंने पाइपलाइन बिछाई उनसे अगर कोई भी कंपनी अपना गैस ट्रांसपोर्ट करना चाहे तो वो ट्रांसपोर्ट कर सकती है, और उसके लिए इनको उस कंपनी को जो ट्रांसपोर्ट कर रही है, जो उस गैस की ओनर है, उसको भाड़ा देना पड़ेगा। किसको? गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को। तो ये इसी तरीके की चीज़ है जैसे आप किसी पर्टिकुलर सर्विस को इस्तेमाल करते हैं तो आपको एक चार्जेस उस सर्विस के लिए देने पड़ते हैं। जैसे आप रोड पे जाते हैं तो आपको एक टोल चार्जेस आपको रोड पे ट्रैवल करने के लिए देने पड़ते हैं। दूसरी चीज़ ये टोल डिसाइड कैसे होता है, या ये भाड़ा या टैरिफ कैसे डिसाइड होता है? तो देखिए, ये रेगुलेटेड टैरिफ है। ये एक बोर्ड है, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड। तो वो जो बोर्ड है PNGRB जिसको बोलते हैं, तो वो बोर्ड डिसाइड करता है कि आखिर कितना भाड़ा इनको लेना पड़ता है। तो और वो भाड़ा इस तरीके से आजकल डिसाइड हो रहा है कि इन्होंने अपनी पाइपलाइन यानी गेल ने अपनी पाइपलाइन बिछाने के लिए जितना कैपिटल एक्सपेंडिचर किया उसके ऊपर वो 12% की दर से रिटर्न जनरेट कर सकता है। तो आप ये समझ लीजिए गेल के लिए ये एक एन्युटी टाइप या बहुत ही स्टेडी रेवेन्यू स्ट्रीम है जो गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स की जाती है। दूसरी चीज़, ये ट्रेडिंग में है। ट्रेडिंग का मतलब ये गैस की ट्रेडिंग में है। तो गैस की ट्रेडिंग को जो इनका सेगमेंट है उसको ये बोलते हैं नेचुरल गैस मार्केटिंग वाला सेगमेंट। तो ये क्या करते हैं, एक तरफ से सोर्स करते हैं गैस को, दूसरी तरफ से जो जिन इंडस्ट्रीज़ को रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पर इस गैस को वो बेचते हैं। तो वो होता ये है कि ये डोमेस्टिकली भी सोर्स करते हैं और ये बाहर से भी सोर्स करते हैं। तो डोमेस्टिक सोर्सिंग में इनका ONGC से सोर्स करते हैं, फिर एक कृष्णा गोदावरी में रावा जो फील्ड है गैस फील्ड, वहाँ से ये सोर्स करते हैं। इसके बाद कोल्ड बेस मीथेन जो है तो वहाँ से ये सोर्स करते हैं। और ये तो डोमेस्टिक सोर्सिंग हो गई। और इसके अलावा ये USA से, सिंगापुर से, कतार से, ऑस्ट्रेलिया से, ऐसे कंट्री से सोर्स करते हैं। अब जब सप्लाई करने की बात आती है तो इनकी जो मेजर सप्लाई होती है 35% के आसपास वो फर्टिलाइज़र प्लांट्स को होती है। 10% जो इनकी सप्लाई होती है वो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को होती है। 80% पावर प्लांट्स को होती है, और 15% के आसपास ये ओवरसीज सेल भी करते हैं। और रेस्ट जो है वो डिफरेंट छोटे मोटे अन्य उपयोग में काम आते हैं। अब नेचुरल गैस मार्केटिंग में भी एक खास बात है कि ये भी टाइटली रेगुलेटेड है गवर्नमेंट के द्वारा। कितनी गैस कहाँ से सिक्योर करनी है वो डिसाइड करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके अलावा किन इंडस्ट्रीज़ को कितनी गैस देनी है, किस क्वांटिटी में देनी है, किस रेट पर देनी है, ये भी डिसाइड करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हालांकि ये बात ज़रूर है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक पैरिटी रखती है कि जिस रेट में परचेज़ की गई है जो गैस गेल द्वारा, बैक टू बैक करीब करीब उसी रेट प्लस मार्जिन में एक पर्टिकुलर मार्जिन लगाकर वो सप्लाई कर दी जाए डिफरेंट इनके कंज्यूमर्स को। जैसे मैंने बताया, फर्टिलाइज़र कंपनीज़ को, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ को, पावर प्लांट्स को और अन्य को। इसके अलावा इनका जो एक और प्लांट है वहाँ पर ये इस गैस की फर्दर प्रोसेसिंग करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि एक्सपर्ट के पैनल ने ये गवर्नमेंट को सुझाव दिया था कि इस गैस की फर्दर प्रोसेसिंग भी की जाए। तो वहाँ से ये पेट्रोकेमिकल निकालते हैं, जैसे हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन, और आप ये समझ लीजिए प्लास्टिक टाइप की जो रेजिन वगैरह जो होते हैं ना, जो आपकी प्लास्टिक इंडस्ट्री में काम आते हैं, तो वहाँ वो चीज़ें ये अपने पेट्रोकेमिकल प्लांट से निकालते हैं। इसके अलावा ये सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन में भी हैं। तो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन में ये 16 जियोग्राफिकल एरियाज़ जो हैं वहाँ पर तो ये डायरेक्टली अपना गेल गैस करके इनकी कंपनी है उसके थ्रू सिटी गैस पाइप गैस जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। साथ ही साथ 9 इनके जॉइंट वेंचर्स भी, मतलब किसी और कंपनी के साथ ये जॉइंट करार करके और सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन के एरिया में। एक अन्य सेगमेंट जो इनका है वो LPG प्रोडक्शन और उसके डिस्ट्रीब्यूशन से, ट्रांसमिशन से रिलेटेड है। तो ये क्या करते हैं, ये नेचुरल गैस को फर्दर प्रोसेस करके जो इसमें से C3 और C4 होते हैं यानी प्रोपेन और ब्यूटेन,
जैसे मैंने वीडियो के शुरू में बताया, तो वो निकाल लेते हैं और उसको एलपीजी के फॉर्म में आगे ट्रांसमिट कर देते हैं। तो एक इनका सेगमेंट ये है। इसके अलावा इनका एक और सेगमेंट जो है वो गैस का एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन से रिलेटेड है। तो ये अमेरिका में, म्यांमार में गैस के जो रिजर्व्स हैं वहाँ पर ये एक्सप्लोर भी करते हैं और प्रोड्यूस भी करते हैं। इसके अलावा 13 के करीब भारत में भी इनके पास ब्लॉक्स हैं। फिर रिन्यूएबल्स में इनको 118 मेगावाट की विंड पावर कैपेसिटी है, पावर प्रोड्यूस करते हैं खुद के लिए भी, और जो बच जाती है उसको आगे अन्य इंडस्ट्री वगैरह को भी बेचते हैं। तो 118 मेगावाट की विंड पावर प्लांट है और 27 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट है, और इनका खुद का टेलीकॉम नेटवर्क भी है जिसकी बैंडविड्थ ये खुद के इस्तेमाल में लेते हैं, और जो बच जाता है वो और अन्य कंपनीज जो हैं वो कॉरपोरेट्स हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। स्ट्रेंथ की बात करूँ, 70% से ज़्यादा गैस की जो पाइपलाइंस हैं उसमें इनका अधिकार है, यानी इनके पास है, ये ओन और ऑपरेट करती हैं। डाइवर्सिफाइड रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं, हर एरिया में है, ट्रांसमिशन में भी हैं, ट्रेडिंग में भी है यानी मार्केटिंग में भी है, इसके अलावा एलपीजी के ट्रांसमिशन में भी है, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन में भी है। तो बहुत ज़्यादा इनका डाइवर्सिफाइड रेवेन्यू स्ट्रीम है। फिर रेगुलेटेड नेचर ऑफ जो ट्रांसमिशन बिजनेस है उसमें गवर्नमेंट ने तय कर रखा है भाई आपकी कैपिटल जितनी आपने लगाई उस पर कम से कम 12% तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो ये इनके लिए बहुत ही अच्छी बात है। एन्युइटी की फॉर्म, मतलब हम अगर आपकी गैस की पाइपलाइन है तो आपको उस पर रिटर्न रेगुलरली आता रहेगा। वीकनेस की बात करूं तो पहली बात ये है कि वेरी हाई कैपिटल रिक्वायरमेंट है। अब इतनी बड़ी है ही गैस के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने वाली कंपनी, तो ऑफकोर्स छोटे मोटे कैपिटल एक्सपेंडिचर से तो इनका काम चलता नहीं है। तो इन्होंने 10,700 करोड़ का इस साल का यानी FY26 का लक्ष्य रखा है, और करीब करीब इतना ही यानी 10,512 करोड़ इन्होंने पिछले जो FY25 था उसमें इन्होंने खर्च किया था। दूसरी इनकी वीकनेस है वो ये है कि ये जो बिज़नेस है ये रेगुलेटेड नेचर का है, हर स्टेप पर गवर्नमेंट का इसमें कंट्रोल है या रेगुलेशन है। लेकिन ये आवश्यक इसलिए भी है कि देश के हर हिस्से का और हर टाइप की इंडस्ट्री का पूरा विकास और जो देश के नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो देश के विकास में काम आए। तो एक अन्य वीकनेस इनकी ये है कि ये जो प्रोड्यूस करते हैं एलपीजी और जो पेट्रोकेमिकल्स ये प्रोड्यूस करते हैं उनकी प्राइसेस जो होती हैं वो लिंक्ड होती हैं क्रूड ऑयल की प्राइसेस के। तो एलपीजी जैसे आप जानते ही हैं कि एलपीजी की प्राइसेस जो होती है कंज्यूमर के लिए, आम उपभोक्ता के लिए सब्सिडाइज्ड होती हैं, तो इनके मार्जिन्स भी हिट होते हैं अगर क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ जाती हैं। इसी तरह से क्रूड ऑयल की प्राइसेस अगर कम हो गई तो इनके जो पेट्रोकेमिकल की जो चीज़ जो ये निकाल रहे हैं, जो हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन टाइप की जो चीज़ें ये निकालते हैं उनकी प्राइसेस भी कम हो जाती है, तो इनके मार्जिन हिट होते हैं। तो नेचुरल गैस ट्रांसमिशन से इनका जो रेवेन्यू आता है वो लगभग 7% आता है। जो नेचुरल गैस मार्केटिंग से इनका रेवेन्यू आता है वो लगभग 85% आता है। तो मेजरली इनका जो रेवेन्यू आता है वो 85% वो नेचुरल गैस की ट्रेडिंग से आता है। पेट्रोकेमिकल से इनका 5% आता है और सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन से इनका रेवेन्यू 4% आता है। मार्केट कैप की बात करूँ तो 1,17,400 1,17,400 करोड़ का इनका मार्केट कैप है। डेट टू इक्विटी, हर 100 रुपये की इक्विटी पर 25 रुपये का कर्जा है। ROE 13% है, मिडिल रेंज में ठीक ठाक है। पी बहुत ही रीजनेबल है और आज के मार्केट में इस तरह का 12 का पी है। आजकल के मार्केट में ऐसे पी देखना तो दुर्लभ हो गया है। 3 साल की सेल 15% है, 3 बढ़ी है क्यूमुलेटिवली। जो 3 साल का प्रॉफिट है वो लगभग फ्लैट है, तो 3% घटा है। गवर्नमेंट के पास 52% स्टेक है। ONGC और ऑयल इंडिया लिमिटेड के पास मिलाकर 7% स्टेक है। FII के पास 15% स्टेक है। DII के पास 19% स्टेक है और पब्लिक के पास रेस्ट 7% स्टेक है। तो ऑल इन ऑल मैं बात करूं तो देखिए ये जो कंपनी है ये बहुत ही स्टेबल कंपनी है। एक पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने वाली कंपनी है। कंपनी हाइप में नहीं है। जिस तरीके से सेमीकंडक्टर के जो स्टॉक्स हैं उसमें 100 150 के पी हो रहे हैं और उसमें सारी अच्छाई समाहित हो चुकी है। इस तरीके से जो गेल टाइप की जो कंपनी जिनके पीज जो हैं वो 12 13 10 इस तरह के पी हो चुके हैं, तो आप ये समझ लीजिए सारे जो नेगेटिव है ना ग्रोथ से रिलेटेड और आगे आने वाले जो इनके नेगेटिव जितने भी हैं वो सारे इसमें समाहित हैं। और अगर ऐसे शेयर्स को
यानी जो जिनके भी आरओई ठीक ठाक हैं, कर्जा मैनेजेबल हैं और पी ठीक ठाक हैं, अच्छी कंपनी है जिनके बगैर देश का काम नहीं चल सकता, अगर उनको लोअर लेवल पे लिया जाए तो मुझे नहीं लगता कि कोई नुकसान होने वाली बात है, किसी व्यक्ति को कोई नुकसान हो सकता है। लेकिन बात यह है कि ये मल्टीबैगर नहीं बनने वाली। तो अगर आप मल्टीबैगर की उम्मीद करते हैं तो ये शेयर आपके लिए नहीं है। शेयर में खरीदने या बेचने की कोई राय नहीं है। जो फॉर्मेट या जो मैंने फ्रेमवर्क आपको बताया, कृपया उस पर एक बार विचार करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछें कि मुझे इस शेयर में, गेल के शेयर में क्या करना है या क्या नहीं करना है। तो अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।